तो आप लोगों को मैं बता दूं, मैंने सोचा कि अगर मैं आप लोगों को इतना शुरू से इतना पढ़ाने लगूंगा तो काफ़ी वक्त तो बर्बाद होगा ही, उल्टा आप भी शायद कुछ ना समझेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो को हम थोड़ा स्किप करके आगे बढ़ जाए लेकिन पढ़ा दें। लेकिन फिर सोचा कि नहीं, ये आगे पढ़ना भी सही नहीं है अगर आप पीछे पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाते हैं तो हम आज के डेट में हमने सोचा है कि वीडियो को पूरा पढ़ के आज के डेट में पूरा का पूरा हम ख़त्म कर देंगे, आपके सामने पढ़ लेंगे और इसका स्मरणीय भी कर लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जब होगा चैप्टर 2, हम कल तक में ये भी एक दिन में सब ख़त्म कर देंगे, यानी कि एक दिन में एक चैप्टर हमें पूरा ख़त्म कर देना है। इसका गोल ऑफ आवर माइंडेड। ओके, तो हम लोग शुरू करने वाले हैं, तैयार रहिए। और हम जो आपकी बात टिक लगाएंगे वो हम मार्कर के द्वारा लगाएंगे ताकि हम आप लोगों को अच्छे से दिख सके। तो चिंता या कोई फिक्र छोड़िए, फिक्र मत कीजिए, सीधा पढ़ने पे लगिए, ठीक है। तो वस्तुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ गॉड। आप लोगों को हम एक चीज़ बता दें कि क्लासिफिकेशन ऑफ गॉड, वर्गीकरण को गॉड कहते हैं, ये है अर्थशास्त्र की भाषा। अर्थशास्त्र की भाषा में वर्गीकरण को गॉड कहते हैं, लेकिन हर चीज़ में हर बात ये लागू नहीं होता है, ठीक है, आप याद रखिएगा। वस्तुएं कई प्रकार की होती हैं और एक अर्थव्यवस्था में अनेक प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है। इन वस्तुओं को हम 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, उपभोग की वस्तुएं तथा उत्पादक वस्तुएं। एक उपभोग की वस्तुएं जो कि हाईलाइटेड है ही, जिससे हम कुछ करेंगे नहीं। उपभोग की वस्तुएं वो है जिनका प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि के लिए उपयोग होता है। भोजन, वस्त्र, पुस्तक, कलम, रेडियो आदि उपभोग की वस्तुएं। ये वस्तु कई 2 प्रकार की होती है, एकल प्रयोग की या गैर टिकाऊ वस्तु। ये याद रखिएगा, एक वस्तु होते हैं एकल प्रयोग या गैर टिकाऊ वस्तु, ज़्यादा तौर पर यूज किया जाता है गैर टिकाऊ वस्तु, गैर टिकाऊ वस्तु, ठीक है। और तीसरा है टिकाऊ वस्तु, ठीक है। खाद्य पेय पदार्थ उपयोग की गैर टिकाऊ वस्तु है जिनकी हमारी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए कई अनेक प्रकार के प्रयोग किया जा सकता है। इसके विपरीत रहने का मकान, साइकिल, टेलीविजन बड़ी गैर टिकाऊ वस्तु हैं जिनका एक लंबे समय तक उपभोग होता है। अब उत्पादक वस्तु है भैया, क्या चीज़ है? उत्पादक वस्तु उन वस्तुओं को कहते हैं जिनका आर्थिक उत्पादन अथवा आय प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की वस्तु अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में वृद्धि कराती है। उत्पादक वस्तु भी गैर टिकाऊ तथा टिकाऊ होती हैं। कच्चा माल, खाद, बीज इत्यादि गैर टिकाऊ उत्पादक वस्तु है। दूसरी मशीन, उपकरण आदि टिकाऊ उत्पादक वस्तु है जो काफ़ी लंबे समय तक उत्पादन में सहायक होती हैं। हम इन्हें भी देख लेंगे। वस्तुओं का वर्गीकरण, उपभोग की वस्तुएं, उत्पादक वस्तुएं, एकल प्रयोग या गैर टिकाऊ वस्तुएं, टिकाऊ वस्तुएं, एकल प्रयोग या गैर टिकाऊ वस्तुएं, टिकाऊ वस्तुएं, मतलब सॉरी इस तरह से नहीं, हम यह देखेंगे कि एक है उपभोग की वस्तुएं, कंज्यूमर गुड्स, और एक उत्पादक वस्तुएं, प्रोड्यूसर गुड्स। एकल प्रयोग या गैर टिकाऊ वस्तुएं सिंगल यूज ऑफ नॉन ड्यूरेबल गुड्स होती है, टिकाऊ वस्तुएं ड्यूरेबल गुड्स होती हैं। एकल प्रयोग की या गैर टिकाऊ वस्तुएं सिंगल यूज ऑफ नॉन ड्यूरेबल गुड्स, टिकाऊ वस्तुएं ड्यूरेबल गुड्स। रामपुर में कृषि, फार्मिंग इन रामपुर। कृषि रामपुर की एक मुख्य उत्पादक क्रिया है। गांव की लगभग 75% कार्यशील जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है तथा कृषि उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत है। इनमें कुछ किसान हैं तथा शेष किसान कृषि श्रमिकों तथा उनके परिवार के रहन सदस्य मुख्य रूप से कृषि की उपज पर निर्भर करता है। उनके जीवन स्तर सुधार के लिए कृषि उत्पादन में वृद्धि आवश्यक है। कृषि में उत्पादन में विस्तृत कृषि अथवा गहन कृषि द्वारा 2 तरीके से वृद्धि लाई जा सकती है। तो ये हम पढ़ रहे हैं आगे। अब आगे हम लोग आ चुके हैं विस्तृत कृषि, मतलब एक्सटेंसिव फार्मिंग। जब कृषि योग्य भूमि में क्षेत्रफल को बढ़ाकर कृषि उत्पादन में वृद्धि की जाती है तब इसे विस्तृत कृषि, एक्सटेंसिव फार्मिंग कहते हैं। विस्तृत कृषि के अंतर्गत कृषि की उपज को बढ़ाने के लिए भूमि पर खेती की जाती है, परंतु रामपुर में कृषि योग्य भूमि की मात्रा निश्चित है। इसलिए पिछले लगभग 10 वर्षों के अंतर्गत रामपुर में कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल में कई वृद्धि नहीं हुई है। इसके पूर्व किसानों ने गांव में कुछ चारागाह, बंजर तथा आकृष्ट भूमि को कृषि योग्य बनाकर कृषि कार्यों में लगाया था, परंतु अब कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल में विस्तार की कोई संभावना नहीं है। अब लोग आ चुके हैं गहन कृषि में, बताइए इंटेंसिव फार्मिंग में। कृषि फसलों के उत्पादन तथा कृषि सुविधाओं के दृष्टि से हम रामपुर की तुलना पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसी भी विकसित गाँव से कर सकते हैं। यहाँ के किसान अपने संपूर्ण कृषि योग्य भूमि का कृषि कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं और कोई भी भूमि पड़ती नहीं छोड़ी जाती है। रामपुर में विस्तृत कृषि की कोई संभावना नहीं है, अतः यहाँ के किसानों ने अपनी उपलब्ध भूमि से ही कृषि उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया, जिससे गहन कृषि, इंटेंसिव फार्मिंग की संख्या दी जाती है। रामपुर के किसान वर्ष में 1 से अधिक फसलों का उत्पादन करते हैं।
वर्षा के मौसम में वे मुख्यतः धान, ज्वार और बाजरा की खेती करते हैं। इन्हें खरीफ की फसल कहते हैं। ज्वार और बाजरा की गन्ना मोटे अनाज में होती है। इनका प्रयोग मुख्यतः पशुओं के चारा के लिए किया जाता है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच यहाँ आलू की खेती की जाती है। इसकी फसल लगभग 2 महीनों में ही तैयार हो जाती है। जाड़ों के मौसम में रामपुर में मुख्यतः गेहूँ और ये देखिए कश्मीर है धान की रोपनी का खेती खेसारी की होती है। ये रबी की फसलें हैं। गेहूँ नवंबर दिसंबर में बोया जाता है। हर 3-4 बार सिंचाई करने के बाद मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। इस प्रकार रामपुर में उपजाई जाने वाली खदान फसलों में धान, गेहूँ, खेसारी, आलू प्रमुख है। अपनी अतिरिक्त उपज को किसान प्राय मोतीपुर की मंडी में बेच देते हैं। रामपुर की कुछ जमीन में गन्ने की भी खेती की जाती है। यहाँ एक ऐसी फसल है जो लगभग वर्ष भर खेतों में होती है। यहाँ के कुछ किसान परिवार गन्ने से गुड़ बनाते हैं, जिसे वे शहर के व्यापारियों के हाथों बेचते हैं। अब आगे भी है तो कृषि उत्पादन में वृद्धि का सबसे सरल उपाय एक से अधिक बार बोए गए क्षेत्र का विस्तार। जब भूमि में एक निश्चित टुकड़े पर एक से अधिक फसलें पाई जाती है तो इसे बहु फसल मल्टीपल क्रॉपिंग कार्यक्रम कहते हैं। विगत कुछ वर्षों से रामपुर में प्राय सभी किसानों कम से कम 2 और कुछ और 3 फसलों का उत्पादन करते हैं। इसके लिए 2 या 3 फसलों का उत्पादन इसलिए संभव हुआ था क्योंकि इस गाँव में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। पूर्व में यहाँ कुएँ के सिंचाई के प्रमुख साधन थे, परंतु कुएँ की बहुत अधिक भूमि की सिंचाई संभव नहीं है। सर्वप्रथम सरकार ने वर्ष 1962 से 64 में रामपुर में एक नलकूप ट्यूबवेल का निर्माण किया जो बिजली से चलाया जाता था। इस क्षेत्र में भूमिगत जल का समुचित भंडार है और मुलायम परादार मिट्टी में नलकूप लगाना आसान है। इसलिए सरकारी नलकूप की सफलता से उत्साहित होकर अब कई किसानों अपने निजी नलकूपों में लगा लिए हैं, परंतु कई वर्षों से राज्य में बिजली का अभाव होने के कारण नलकूपों को डीजल चलाना पड़ता है, जिससे सिंचाई की लागत बहुत बढ़ जाती है और यह प्लस तो पोल्यूशन भी बढ़ जाता है। बिहार में सिंचाई के लिए जल संसाधनों की कमी नहीं है। हमारी सिंचाई की कुल अनुमानित क्षमता लगभग 102 लाख हेक्टेयर है, जो राज्य की कुल कृषि भूमि से बहुत अधिक है, लेकिन हमारे सिंचाई संसाधनों की पूर्ण का एवं समुचित उपयोग नहीं हुआ है। वर्तमान में बिहार में नलकूपों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई की जाती है। राज्य के अलावा 63% सिंचित भूमि में नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है। नहरों द्वारा संचित क्षेत्रों का प्रतिशत लगभग 30% है, परंतु बिहार के विभिन्न अथवा जिलों के सिंचाई संसाधनों का वितरण बहुत असमान है। राज्य की कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 94% भाग में ही सिंचाई उपलब्ध है। शेष कृषि योग्य भूमि वर्षा पर निर्भर है, जो अनिश्चित एवं अनियमित है। इससे कृषि की उपज भी अनिश्चित हो जाती है। कृषि के नवीन तकनीक, न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। गहन कृषि के अंतर्गत कृषि उत्पादन को बढ़ाने का तरीका बहुत फसल कृषि है। दूसरा तरीका कृषि के नवीन एवं आधुनिक पद्धति का प्रयोग है। इससे कृषि के उपज में पर्याप्त वृद्धि लाई जा सकती है। यह उपज से हमारा अभिप्राय एक दिए हुए एक भूखंड से